Dear students, we have discussed about different type of habitats and definitions of adaptations in previous videos. Let's proceed. देखिए, आज हम सबसे पहले हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हैबिटेट क्या होता है? आप अपनी बुक में भी देखते जाइए, वीडियो में भी देख लें एक बार। हैबिटेट क्या होता है? स्टार्टिंग में जो आज डिस्कशन करेंगे वो यही है। तो आप देखिए, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मतलब वो जगह, वो स्थान जहाँ जीवित प्राणी रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट। ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस और ए होम। हैबिटेट का मतलब होता है घर। होम एक ऐसा स्थान जो जीवित प्राणियों को भोजन, पानी, हवा, रहने के लिए घर, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। बुक में भी लिखा हुआ है, हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऐसा स्थान जो हर आवश्यकता को पूरा करे, जहाँ पर हमें अपने जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ हैं वो सारी की सारी अगर मिल रही हैं तो वो जो स्थान है वो हमारे जीने के लायक है और उसको हम बोलेंगे हैबिटेट। देखिए, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन सेम हैबिटेट। एक ही हैबिटेट के अंदर कई तरह के पौधे और पशु रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही एरिया में पशु भी रहते हैं और पौधे भी रहते हैं, आदमी भी रहते हैं। तो किसी एक हैबिटेट में बहुत सारे पशु, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे आदमी रह सकते हैं। ऐसे पौधे और पशु जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनके हैबिटेट को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है तो देखिए, डेफिनेशन आप अच्छे से देख लें। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मतलब जिन प्राणियों का हैबिटेट जमीन के ऊपर होता है, हम ऐसे हैबिटेट को बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। मतलब फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ग्रासलैंड का मतलब है घास के मैदान, और डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान, और माउंटेन रीजन का मतलब है पर्वत, पहाड़। तो आप ये जितने भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं आप इनको देखिए, ये सारे के सारे ज़मीन के ऊपर हैं। जैसे जंगल है तो जंगल जो है वो ज़मीन के ऊपर ही तो होता है, और घास के मैदान है वो भी ज़मीन के ऊपर हैं, डेजर्ट है वो भी ज़मीन के ऊपर है। तो ज़मीन के ऊपर जितने भी हैबिटेट हैं उन सभी हैबिटेट को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। और आप उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन रीजन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप यहां देखिए, कुछ जीवित प्राणियों के हैबिटेट पानी के अंदर भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ पशु, कुछ प्राणी पानी के अंदर भी रहते हैं। तो जिन प्राणियों का घर जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर होता है तो ऐसे हैबिटेट को हम बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड
एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब पानी में जिनका घर होता है, जिन पशुओं का घर पानी में होता है, तो उनका जो हैबिटेट है, जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहे हैं, जिस जगह के ऊपर वो रह रहे हैं, तो उस प्लेस को, उस हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलेंगे। हैबिटेट का मतलब जगह ही होती है, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर जीने के लायक सारी चीज़ें हों, उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनको पानी के अंदर ही जीने के लायक जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, इसलिए उनके हैबिटेट को बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेक, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। देखो तालाब हैं, झील हैं, नदी हैं, ये सभी कौन से हैबिटेट हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ये पानी वाले हैबिटेट हैं। इन सभी के अंदर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। तो आप एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये सभी जैसे कि झील, नदी, महासागर, समुद्र, ये सभी। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब आगे की तरफ, आप सभी जानते हैं कि अर्थ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए हमने हैबिटेट के दो अलग अलग कंपोनेंट्स बना रखे हैं। किसी भी हैबिटेट में पाई जाने वाली लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक कंपोनेंट में शामिल करेंगे। तो देखिए, मैंने अंडरलाइन करके दिखा रखा है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो आप यहाँ से देखिए, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। मतलब जितने भी जिंदा चीज़ है ना, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी की सारी बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। हैबिटेट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो जो बायोटिक है उसके अंदर लिविंग थिंग्स आती हैं। और अब इससे नेक्स्ट लाइन में देखिए, द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सोयल, एयर, वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी एबायोटिक कंपोनेंट में शामिल हैं। जैसे कि रॉक्स, रॉक्स का मतलब है चट्टान। सोयल, सोयल का मतलब है मिट्टी। एयर, एयर का मतलब है हवा। वाटर, वाटर का मतलब है पानी। तो ये चीजें कैसी हैं? ये चीजें नॉन लिविंग हैं, मतलब ये जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग चीजों को हम एबायोटिक कंपोनेंट में शामिल करते हैं। हैबिटेट के दो कंपोनेंट हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बायोटिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल बताओ, तो बायोटिक कंपोनेंट में तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, जैसे कि पौधे हैं, पशु हैं, आदमी हैं, इनके। और एबायोटिक कंपोनेंट में आपको लिखना है एयर, वाटर, सॉयल, रॉक्स। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप आगे देखिए कि जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनकी हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि एयर है, वाटर है। आप सभी जानते हैं कि हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बगैर भी हम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। तो जो पानी, हवा, मिट्टी, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इनका हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा रोल है, इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इनकी इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए बुक में आपको एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है। तो देखिए आपके सामने एक्टिविटी नंबर 2 दिखाई दे रही है। देखिए एक्टिविटी 2 में सबसे पहले आप सूखे बीज ले लो, चाहे किसी भी तरह के ले लो। आप सूखे चने भी ले सकते हो जो घरों में हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस एक्टिविटी को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में सबसे पहले बताया है कि कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। मूंग, मूंग मतलब मूंग दाल भी होती है। तो कह रहा है कि मूंग के बीज आप
सबसे पहले ले लो, और वो जो बीज हैं वो सूखे होने चाहिए, चने के भी ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है ये हमारा। उसके बाद ये कह रहा है कि 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे। जो आपने बीज लिए हैं उसमें से 10-20 बीज अलग निकाल लो, सूखे जो बीज है ना वो अलग निकाल लो, 10 या 20, और बाकी के जो बीज हैं उनको आप पानी में भिगो दो। मतलब सोक का मतलब है पानी को, पानी के अंदर डाल दो ताकि वो पानी को अब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, फिर कुछ देर के बाद, मतलब कुछ घंटों के बाद या फिर एक दिन के बाद, आप देखिए अगला स्टेप लिखा हुआ है, डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। फिर आप भीगे हुए चनों को या भीगे हुए जो बीज हैं आपके, जो आपने पानी में डाले थे, उनको अलग अलग 3 हिस्सों में बांट लो, 3 या 4 हिस्सों में बांट लो। तो देखिए, कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनटू वाटर फॉर 3-4 डेज। अब हमें क्या करना है कि उनमें से जो पहला हिस्सा है, मतलब हमने 4 हिस्सों में भीगे हुए चनों को बांट दिया, तो जो चारों हिस्सों में से पहला हिस्सा आपने बनाया है बीजों का, उनको कह रहा है कि पानी में छोड़ दो और 3 या 4 दिन के लिए उनको पानी में ही रहने दो। उसके बाद जो सूखे हुए बीज आपने अलग निकाले थे उनको भी अलग से रख दो, और कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन ए सनी रूम। और जो दूसरा पार्ट है उसको आप धूप में रख दो। मतलब आपने 4 हिस्से बनाए हैं भीगे हुए बीजों के, तो एक हिस्सा आपको धूप में रखना है और दूसरा हिस्सा आपको डार्क रूम में, मतलब अंधेरे कमरे में रखना है, और तीसरा हिस्सा आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है। देखिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर। इस तरह से आपने जो हिस्से बीजों के बनाए हैं वो हमने अलग अलग जगह पर रख दिए। कुछ बीज तो हमने सूखे अलग रखे थे, और जो भीगे हुए बीज हैं उनमें से कुछ हमने धूप में रख दिए, कुछ हमने अंधेरे कमरे में रख दिए, कुछ हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर, मतलब ठंडी जगह के ऊपर रख दिए। तो आप 3 या 4 दिनों के बाद आप ये महसूस करोगे कि वो जितने भी हिस्से आपने अलग अलग जगह के ऊपर रखे हैं बीजों के, उनके अंदर आपको ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन ग्रोथ सब में सेम नहीं मिलेगी, डिफरेंस मिलेगा उनकी ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि उनको एबायोटिक कंपोनेंट नहीं मिले, किसी को धूप नहीं मिली, किसी को एयर नहीं मिली, किसी को पानी नहीं मिला। तो इस तरह से जो बीज हैं आपने अलग अलग जगह के ऊपर रखे थे, उनको जो चीज़ें हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं, वो नहीं मिले। ठीक है, इसलिए उनकी ग्रोथ में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एबायोटिक कंपोनेंट हमें ना मिले तो बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे पौधों को अगर पानी ना दिया जाए तो वो भी ग्रोथ जो है उनकी भी रुक जाएगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यही बात बताई गई है कि एबायोटिक कंपोनेंट का भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी रोल है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमारी अर्थ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स चेंज होते रहते हैं, मतलब उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है कुछ सालों के बाद। तो देखिए लाइन में लिखा हुआ है कि एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली। मतलब कई कई सालों में एबायोटिक जो कंपोनेंट है उनमें चेंज आ जाता है, और चेंज आने की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ना, उसमें भी धीरे धीरे चेंज आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे आसपास का पर्यावरण चेंज होता है, अब हमारे आसपास का माहौल चेंज होता है, प्रकृति चेंज होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी चेंज आता है।
मतलब हमारी बॉडी की जो विशेषताएं हैं वो चेंज हो जाती हैं, अडेप्टेशंस चेंज होती हैं, बॉडी के फीचर्स धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो देखिए, जो प्राणी, आगे लिखा हुआ है बुक में, ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। जो प्राणी अपने आप को एबायोटिक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, मतलब प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति के हिसाब से अगर कोई प्राणी अपने आप को ढाल लेता है तो वो तो अपने आप को जिंदा रख पाता है, मतलब सरवाइव करता है। लेकिन जो प्राणी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने शरीर को, अपने आप को नहीं डाल पाता, वो फिर मर जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जो भी प्राणी ऐसा करेगा, जो भी प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो प्राणी कुछ सालों में उसका अंत हो जाएगा और उनका नामो निशान तक नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो अडेप्टेशंस हैं बॉडी की, वो जिस प्राणी की बदलती हैं वो जिंदा रहता है, और जिसकी नहीं बदलती, मौसम के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, तो वो मर जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम उन हैबिटेट्स को डिस्कस करेंगे जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तो आप देखिए, सबसे पहले डेजर्ट ही डिस्कस करते हैं। हमने इसी चैप्टर में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है और वहां पर मिट्टी रेतीली है और पानी भी बहुत कम पाया जाता है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट एंड अडेप्टेशंस इन कैमल। There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. देखो, ऊंट के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि कैमल्स के शरीर में क्या क्या होता है। इसके अलावा डेजर्ट के अंदर कुछ छोटे छोटे जीव और भी पाए जाते हैं, जैसे कि रैट और स्नेक। भाई, चूहा है और सांप है, ये छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं। और इनकी, ये बहुत ही छोटे हैं, ये कैमल की तरह लंबी टांगों वाले नहीं हैं, ये जीव साइज में छोटे होते हैं। इसलिए गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं। तो देखिए, बुक में लिखा हुआ है, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में, इसलिए वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं। मिट्टी के अंदर उनके बिल होते हैं, बिलों के अंदर वो घुसे रहते हैं। लेकिन रात को जब ठंड हो जाती है तो उस समय वो बाहर निकलते हैं। मतलब रेगिस्तान में जो छोटे छोटे जीव है ना, वो दिन में आपको बाहर कम दिखाई देंगे, बल्कि वो रात को ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात को गर्मी नहीं रहती, क्योंकि रेगिस्तान में दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात को ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब हम डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले पौधों के बारे में डिस्कस करेंगे। डेजर्ट में पाए जाने वाले पौधे भी इस तरह के होते हैं कि उनमें से ज़्यादा पानी लूज नहीं होता। इन पौधों के या तो पत्ते होते ही नहीं, लीव्स होते ही नहीं, या फिर बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं, जिससे बॉडी का पानी वेस्ट नहीं होता। तो आप बुक में देखिए, मैं अब अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर नाइदर absent, वेरी स्मॉल, और दे आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो मैंने अभी अभी इन लाइंस का मतलब बताया है आपको
कि डेजर्ट के जो पौधे हैं वो पानी को अपनी बॉडी में से बाहर बहुत कम निकालते हैं, वो अपने पानी को सूखने नहीं देते। मतलब डेजर्ट के पौधों के अंदर जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो या तो होते ही नहीं, और अगर होते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा आपको डेजर्ट के पौधों पर कांटे दिखाई देंगे। तो कांटे जो होते हैं ना, स्पाइंस, वो पौधों के पानी को सूखने नहीं देते, पौधों के पानी को वेस्ट नहीं होने देते। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है, डायग्राम में आप देख सकते हो कैक्टस प्लांट दिखाया गया है।